हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर का लास्ट लेक्चर। आपको पता है हम लोगों ने अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के ऑलरेडी प्रीवियस 3 लेक्चर्स हम लोग ले चुके हैं, और इन 3 लेक्चर को जब हमने लिया था तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की लगभग सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। आज का ये जो लेक्चर है ये इन सारे के सारे लेक्चर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर करने वाला है। क्या नाम है उस इम्पॉर्टेंट पार्ट का? उस इम्पॉर्टेंट पार्ट का नाम है ली चैटेलियर्स लॉ। ली चैटेलियर्स लॉ। तो वो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको हमें कवर करना है। ये क्या होता है ली चैटेलियर्स लॉ, इस पर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारे के सारे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ये बात याद रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर इस साल कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये इस चैप्टर से इस साल मोटा मोटा आप मान के चलो 3 to 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है और ये हमारे सिलेबस में है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक क्वेश्चन कन्फर्म ज़्यादा भी हो सकता है, ली चैटेलियर्स लॉ में से आने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर? चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना आप कि प्रीवियस 3 लेक्चर्स का रिवीजन जरूर कर लेना और नोट्स प्रॉपर बनाना और चिल होकर इस क्लास को लेना। ऐसा नहीं कि बढ़िया बिल्कुल जल्दी देख के लिखते जा रहा है, बिल्कुल आराम से लेना है, क्लास की तरह प्रॉपर नोट्स बनाना है, प्रॉपर क्वेश्चंस करना है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। ओके बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ली चैटेलियर्स लॉ। ली चैटेलियर्स लॉ क्या होता है, पहले हम इसको थोड़ा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ली चैटेलियर्स लॉ, इस ली चैटेलियर्स लॉ को, क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, तो इसको इक्विलिब्रियम लॉ भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम लॉ कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा आता है, और इसको हिंदी में ली चैटेलियर ना बोल के लीसा तेलिए का नियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे पहले लिखेंगे, फिर मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नोट करेंगे पहले ली चैटेलियर्स लॉ के आगे, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ ए चेंज। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में हम कुछ चेंज करते हैं, उन चेंजेस के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है ये लॉ हमको। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लॉ क्या है? इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय if equilibrium is disturbed by changing the conditions, if equilibrium is disturbed by changing the conditions, कॉमा लगाएंगे, मतलब कि इक्विलिब्रियम को हम कुछ कंडीशन से चेंज कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे the position of equilibrium shift to counteract the change, and restabilize an equilibrium. Shift to counteract the change and restabilize an equilibrium। क्या कहा है उन्होंने, समझो। हिंदी में भी लिखेंगे इसको, मिक्स लैंग्वेज में। वो बोल रहे हैं जब भी हम, आप लिख लीजिए इस बात को, ऐसे ही लिख लीजिए, जब भी हम किसी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कंडीशंस में कोई चेंजमेंट करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन की कंडीशंस में कोई चेंजमेंट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन
खुद को उस डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम रिएक्शन खुद को उस डायरेक्शन में ले जाने का ट्राई करती है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन खुद को उस डायरेक्शन में ले जाने का ट्राई करती है जिससे कि वो अपने चेंज को रेजिस्ट कर सके, वो अपने चेंज को रेजिस्ट कर सके या अपने चेंज का विरोध कर सके, अपने चेंज को रेजिस्ट कर सके एंड चेंज का विरोध कर सके। क्लियर है? ये रूल आपको सुनने में लगा होगा, 2-3 लाइन मैंने बोल दी, लेकिन अभी जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे मेरे से तो आपको ना तो कुछ भी याद करना ना कुछ समझना, बस एक बार दिमाग में बिठानी है इस बात को, तो समझने का थोड़ा ट्राई करेंगे। क्लियर है? तो इसके अंदर लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ली चैटेलियर्स लॉ। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जब आप इसके एप्लीकेशन अभी देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको ये पूरा रूल समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है एंड ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। सपोज कि मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? एक रिएक्शन चल रही है, समझना बात को, एक रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्विलिब्रियम में है। सपोज मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया अचानक से, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम बंद हो जाएगा या क्या होगा? तो क्या होगा? अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर दूंगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। ये बढ़ेगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सपोज कि मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, सपोज कि मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दूंगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ने लगेगी। ये उसका एक एप्लीकेशन है। अब इसी को हम अलग अलग क्वेश्चंस में देखेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। क्लियर है? अब इसी को हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चंस देखते जाएंगे आपको आइडिया और अच्छा आपका होता जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल हमारा N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम में 2NH3 प्लस X किलो कैलोरी। एक रिएक्शन मैंने आपके सामने दी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं और साथ में X किलो कैलोरी एनर्जी बन रही है, X किलो कैलोरी एनर्जी बन रही है। तो वो बोल रहे हैं कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंक्रीज कर दी जाए, अगर हम नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो क्या क्या होगा इस चीज में, तो इस रिएक्शन में क्या क्या होगा? तो आंसर देखते हैं। इफ N2 की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या कुछ चेंजमेंट होंगे हमारी इस पूरी इक्वेशन में। अगर मैंने N2 की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो ली चैटेलियर्स लॉ कहता है ये रिएक्शन अपने आप को ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में ले जाने का ट्राई करेगी
ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में ले जाने का ट्राई करेगी कि इस चेंजमेंट से जो इफेक्ट हुए वो इफेक्ट खत्म हो जाए। सबसे पहले N2 की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। और क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होती है, अमोनिया बनता है तो एनर्जी प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और इधर बात करें क्या बचा रह गया हमारा, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, H2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो जब इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाई है, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, पर हाइड्रोजन उतना ही है, तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है तो हाइड्रोजन भी जल्दी जल्दी खर्च होगा, तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। फिर समझेंगे, एक रिएक्शन है N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, और इसमें वही बोल रहा है X किलो कैलोरी बन रही है, मैंने डेल्टा H नहीं दिया है, प्लस में कैलोरी लिखा है, तो प्लस में कैलोरी मतलब बन रही है। क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि अगर हम नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, तो फॉर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो इस साइड से इंक्रीज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इस साइड बढ़ जाएगी तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, एनर्जी प्रोडक्शन, भाई इस साइड देखो एनर्जी बन रही है तो एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और इस साइड की चीज़ें बढ़ रही हैं तो इस साइड की घटेगी, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी। ठीक है, और क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट के बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वो भी ज़्यादा होंगे। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो कोई एक चेंजमेंट करता है और हमसे बाकी सारे चेंजमेंट के बारे में पूछ लेता है। इसी कंडीशन को हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आज समझने वाले हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। हमारी फर्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज की बड़े ब्रैकेट में, आपको पता है कि बड़े ब्रैकेट में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन को जब मैंने चेंज किया तो क्या क्या हुआ, नोट किया आप लोगों ने। अभी हम कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ आपकी फीलिंग में आ जाएगी कि क्या होने वाला है। चलिए, चले आगे। चलिए अब मैं इसी चीज़ को अपन समझते हैं दूसरे तरीके से। A + B रिवर्सिबल हो रहा है C। मैं इसी रिएक्शन को 3 कंडीशंस में दिखाता हूँ। यहाँ A सॉलिड है, B गैस है और C भी गैस है। A + B रिवर्सिबल हो रहा है C। A + B रिवर्सिबल हो रहा है C। यहाँ A सॉलिड, B गैस, C गैस, A सॉलिड, B गैस, C गैस। कंडीशंस डिफरेंट दूंगा। इसमें मैं कंडीशन दे रहा हूँ, मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बढ़ा दिया तो क्या क्या होगा। इस वाले में मैं बोलूँगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मैंने बढ़ा दिया तो क्या क्या होगा। इसमें मैंने देखूँगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बढ़ा दी तो क्या क्या होगा। ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन को नोट करें, हम कुछ कर सकते हैं तो वो भी सॉल्व करें। चलिए, हो गया नोट। आइए देखते हैं कैसे होगा। A + B रिवर्सिबल C, A + B रिवर्सिबल C।
आइए देखते हैं, मैंने एक ही रिएक्शन में आपको 3 चीज़ें थी और तीनों चीज़ों की कंडीशंस दे दी हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि कब क्या क्या होने वाला है। ठीक, ली चैटलियर्स लॉ क्या कहता है? ली चैटलियर्स लॉ एक ही बात कहता है कि कुछ भी हो गया है तो उसको सही करने की कोशिश करो, कुछ भी हो गया है तो उसको सही करने की कोशिश करो। तो सही करने की कोशिश करें, वो बोलना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बढ़ गई है तो सही करने की कोशिश करो। तो सही करने की कोशिश में क्या होगा भाई? सही करने की कोशिश में ये होगा कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ेगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी वो भी बढ़ेगा। सर ए का बताइए क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बताइए क्या होगा? अपना आंसर मन में लॉक कर लिया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अनचेंज रहेगी। क्या रीजन हो सकता है इसका? बिकॉज ए सॉलिड है एंड सॉलिड थिंग्स का एक्टिव मास ऑलवेज 1 होता है। ये बड़ा ब्रैकेट जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, रियलिटी में ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि सॉलिड चीज़ों के एक्टिव मास कभी भी चेंज नहीं होते, उनके एक्टिव मास ऑलवेज 1 होते हैं। हमें लग रहा था कम होना चाहिए, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगी, एक्टिव मास तो बनी रहेगा, बट वेट ऑफ ए, वेट कम हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बी ए से रिएक्ट कर करके ए के वेट को कम कर देगा, बट ए की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं कर सकता, ए के एक्टिव मास को चेंज नहीं कर सकता। यहां से 5 स्टार क्वेश्चंस निकलते हैं बेटा ली चैटलियर्स लॉ के। चल अब इसके बाद हम आगे चेंज करते हैं। आगे इस वाले सेकंड केस में आते हैं, केस 2। इसमें एक ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो पहले तो ये इम्पॉसिबल है। एक्टिव मास ऑफ ए नेवर बी चेंज, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स ऑलवेज 1, समझे ना? तो जब एक्टिव मास हम चेंज कर ही नहीं सकते तो ऑल थिंग्स कांस्टेंट, आप एक ही कॉन्सेंट्रेशन वगैरह चेंज करने की कोशिश करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट ही रहने वाली हैं, कोई चेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। सर जब एक ही एक्टिव मास को हम चेंज कर नहीं सकते तो फिर आपने लिखा क्यों है? तो इसको ये भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ ए का वेट भी बढ़ा दें तो तब भी सब कुछ यही रहेगा, क्योंकि ए का वेट बढ़ाने से ए का एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम अपना थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, इसका केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में क्या है? सी की कॉन्सेंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैंने इंक्रीज कर दिया है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूंगा तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वो भी हमारा भैया बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाँ चेंज नहीं होता, लेकिन वेट ऑफ ए ये बढ़ जाएगा, ए का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे हमारी 3 कंडीशंस थी। ये तीनों कंडीशंस हमने देखी कि किस कंडीशन में क्या होगा जब कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज करते हैं, तो किस कंडीशन में क्या होगा, ये हमको इस एग्जाम्पल में समझ में आएगा। अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट करें इसको। चलिए आगे चलें, हेडिंग डाल लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन में आप 3 सबसे बेटर लर्निंग जो होती है ना वो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। मतलब प्रैक्टिकल ऐसा नहीं करके, मतलब प्रैक्टिकली अलग अलग कंडीशंस में क्या हो रहा है इनको आप ध्यान से देखिए, आपके दिमाग में एक एक बात क्लियर होती जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड लॉ।
मतलब इसी का सेकंड एप्लीकेशन, ली चैटलियर लॉ का एक एप्लीकेशन तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब हम अगला देख रहे हैं, क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन में हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, जल्दी से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स लॉ, किसी भी रिएक्शन, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करता है, इक्विलिब्रियम सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में वो इंक्रीज्ड हीट का यूटिलाइजेशन कर सके, जिस डायरेक्शन में वो इंक्रीज्ड हीट का यूटिलाइजेशन कर सके। जिस डायरेक्शन में वो इंक्रीज्ड हीट का यूटिलाइजेशन कर सके। तो ली चैटलियर्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर आपने किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में डाइवर्ट होता है जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ था, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था, उस हीट का वो यूज़ कर सके। तो रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मैं दोनों के केस में समझने का ट्राई करता हूँ। ए प्लस एक्स किलो कैलोरी से बनता है सपोज बी, ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक मैं लेता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए से बी बनता है तो कुछ हीट भी प्रोडक्शन होता है। ये मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, देखो इसमें हीट यूटिलाइज हो रही है, और ये मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सपोज मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हीट बढ़ेगी, और हीट का यूटिलाइज किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ए को हीट मिलेगी, आहा मज़ा आ गया, और रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज होगा। अगर बोला जाए डिसोसिएशन एक तरीके से रिएक्टेंट का ब्रेक होना, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। डिसोसिएशन मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, हिंदी में इसको वियोजन कहते हैं। क्या होगा, ए जो है डिसोसिएशन कम होगा, वो सॉरी बढ़ेगा, क्योंकि ए एक मॉलिक्यूल होगा C2H4, इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसका अच्छे से ब्रेकिंग होगी और ये बढ़ेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग सोचिए, अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग सोचिए कि अपोजिट कंडीशन में क्या होगा। आइए देखते हैं। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें क्या है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन तो नहीं बढ़ सकती, हीट तो वैसे ही इतनी सारी है, तो हीट को खर्च करने का शौक खींचेगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन में हीट यूटिलाइज हो रही है। अगर रिएक्शन को हम इस डायरेक्शन में देखें, बी प्लस कुछ हीट से बनता है ए, तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी घटेगा, ठीक है ना। और डिसोसिएशन ऑफ, यहाँ क्लियर करेंगे डिसोसिएशन किसका, डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट या डिसोसिएशन ऑफ बी का डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब बी ज़्यादा टूटेगा। डिसोसिएशन माने टूटना, वियोजन होना, क्लियर है। तो टेम्परेचर का कितना बढ़िया प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट बढ़ रही है, और हीट के बढ़ने से
इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में वो अपने में बढ़ी हुई हीट का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकता हो। चलिए चले आगे। चलिए, तो टेम्परेचर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। अब हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, दोनों का एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिख लीजिए पहले, आप वॉल्यूम का अलग से लिख लेंगे। चलिए, तो पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको हटाता हूँ। अकॉर्डिंग टू लीच-एटेलियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू लीच-एटेलियर्स लॉ, किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम पर, किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम सिस्टम खुद ही उस डायरेक्शन में मूव करता है, खुद ही उस डायरेक्शन में मूव करता है जिससे कि उसके मोल्स कम हो जाए। मोल कम हो जाएंगे तो भाई उसके अंदर जो प्रेशर बढ़ा हुआ है थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। खुद ही उस डायरेक्शन में मूव करता है जिससे कि वो अपने मोल्स को कम कर सके। ये एक गैसियस पॉट है, इसके अंदर गैसियस इक्वेशन चल रही है, A से 2B बनता है सपोज। अब मैंने जब इस पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, यहाँ से मैंने प्रेशर इस पर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, तो वैसे A से 2B बन रहा था, तो 2B मोल डबल हो जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो अपोजिट करेगा, 2B से A बनाएगा। तो क्या होगा इसमें, प्रेशर इंक्रीज करने से बोलते कम मोल की साइड जाएगा, मोल्स कम होंगे, तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, टोटल मोल इन पॉट घटेंगे, A की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और B की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। यस, क्लियर है। आप कॉमन सेंस से सोचेंगे तो बिना इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किए भी सॉल्व कर पाएंगे, बिना दिमाग लगाए ज़्यादा कर पाएंगे। सिर्फ कॉमन सेंस की ज़रूरत है कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है, अब भाई प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या करें, प्रेशर बढ़ रहा है तो सोचेगा यार रिएक्शन अगर इस डायरेक्शन में चलती रहेगी तो 1 से 2 मोल B बनेगा और 2 मोल B बढ़ने से अंदर और धक्का मुक्की होगी। एक काम करो, प्रेशर बढ़ रहा है तो रिएक्शन को इस डायरेक्शन में करो, तो कुछ मोल कम हो जाएंगे, उससे सभी लोग आराम से अच्छे से रह पाएंगे। क्लियर है। प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, अच्छा वैसे मोटा मोटा क्या बोल सकते हैं, प्रेशर बढ़ता है तो मोल्स घटते हैं। मोटा मोटा आप एक ट्रिक बना सकते हो अगर आप सोचते हो मैं डायरेक्ट याद करके चला जाऊँ, लेकिन ये बात को समझो। एक और चीज़, अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा वॉल्यूम का इफेक्ट, लेकिन वॉल्यूम का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट एक उल्टा होता है। आप प्रेशर बढ़ा लो या वॉल्यूम घटा लो, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो दबा रहा हूँ तो वॉल्यूम घट रहा है भैया, प्रेशर बढ़ा लो या वॉल्यूम घटा लो एक ही बात है, समझे। तो प्रेशर बढ़े तो मोल घटते हैं और वॉल्यूम बढ़े तो मोल बढ़ते हैं। कहानी यहीं से समझ में आ गई। हेडिंग डाल दीजिए हमारी अगली, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम।
इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। आइए देखते हैं। वैसे तो ये समझिए आप, इसका जस्ट अपोजिट ही इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है, कुछ भी अलग और नया नहीं होने वाला, बट वही चीज़ लिख लेंगे अपन, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मान लो इसको मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो अंदर जो गैसों का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कि प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो मोल्स बढ़ेंगे। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में। एक बार और देखते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी एंड ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। क्लियर है? कुछ भी नहीं है, बस कॉमन सेंस का यूज आपको करना है। क्वेश्चन भी देख सकते हैं इस पे। हुआ नोट? जल्दी से थोड़ा फास्ट फास्ट कीजिए। चलिए, तो क्या बात चल रही थी कि क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए, एक रिएक्शन देख लेते हैं। 2SO2 प्लस O2 से बनती है 2SO3 गैस। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने पॉट का वॉल्यूम बढ़ा दिया है, इसको पॉट में बंद कर दो, आप समझ लो वॉल्यूम ऑफ पॉट मैंने इंक्रीज कर दिया है, तो क्या क्या कुछ होने वाला है। आप लोग अपने कॉपी पे बनाइए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से। चलिए, तो क्या क्या होगा? सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ पॉट बढ़ा देंगे, तो वॉल्यूम बढ़ा देंगे, पॉट में अच्छी खासी जगह हो गई है। इस साइड देखेंगे ये सब गैस ही होती हैं, तो इसका डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव है, +1 है। कैसे? 3 माइनस, सॉरी एक मिनट, डेल्टा एन क्या होता है? प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1। हमें इससे मतलब है, अगर डेल्टा नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जाएगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर देने से पॉट में जगह ज़्यादा हो गई, तो जिस डायरेक्शन में मोल्स ज़्यादा हैं उस डायरेक्शन में रिएक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। इट मीन्स मोल्स बढ़ेंगे, मोल्स बढ़ेंगे, इट मीन्स SO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, O2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी एंड SO3 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। सपोज यहाँ पर कोई एनर्जी भी मिलती है हमको x किलो कैलोरी, तो वो एनर्जी भी इस साइड चल रही है, तो एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। H2 प्लस I2 से बनता है 2HI। क्वेश्चन है, वहां मैंने वॉल्यूम बढ़ाने का दिया था, वॉल्यूम ऑफ पॉट मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो बताइए क्या कुछ होगा। वॉल्यूम ऑफ पॉट में डिक्रीज कर रहा हूं, तो बताइए क्या कुछ होगा।
आइए देखें, चलिए क्या आंसर आ रहा है सोचा आपने? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? तो रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ भी नहीं होगा। देखो ये गैस, ये गैस, ये गैस, बिकॉज डेल्टा एन इक्वल्स टू 2 - 2 इक्वल्स टू 0, इधर भी 2 मोल्स हैं, इधर भी 2 मोल्स हैं, तो ना तो मोल वॉल्यूम मोल्स इस साइड ज़्यादा है, ना ही मोल इस साइड ज़्यादा है। वॉल्यूम घटाने से मोल घटते हैं, बट मोल तो दोनों साइड इक्वल है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज, क्योंकि इस वाले केस में मोल चेंज ही नहीं हो रहे हैं। तो याद रखना, प्रेशर का क्वेश्चन या वॉल्यूम का क्वेश्चन आएगा और उसमें डेल्टा एन अगर 0 होगा, तो डेल्टा एन अगर 0 है तो प्रेशर और वॉल्यूम वाले इफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नोट कर लो। चलिए समझ गए बात को? अब इसी में और देखते क्या हो सकता है। हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखा, टेम्परेचर इफेक्ट देखा, प्रेशर इफेक्ट देखा, वॉल्यूम इफेक्ट देखा, 4 इफेक्ट देखे। अब 5th इफेक्ट है हमारा आफ्टर मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस। अगर हम उस पूरे सिस्टम में इनर्ट गैस की मिक्सिंग कर दें तो क्या होगा? अगर हम उस पूरे सिस्टम में इनर्ट गैस की मिक्सिंग कर दें तो क्या होगा? अगर हम उस पूरे सिस्टम में इनर्ट गैस की मिक्सिंग कर दें तो क्या होगा? तो आफ्टर मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस मिक्स करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इनर्ट गैस रिएक्शन तो करती नहीं है, इनर्ट गैस रिएक्शन नहीं करती, बट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोल इंक्रीज होने वाली डायरेक्शन में ये रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है ली चैटलियर्स लॉ में कि अगर हम कैटलिस्ट को यूज करें तो 6th पॉइंट है हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट को यूज करें तो क्या होगा? तो कैटलिस्ट को यूज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, नॉट चेंज लिख देंगे। क्लियर है? तो ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, 6 के 6 पॉइंट यही पूछे जाते हैं कि क्या कंडीशन चेंज करने से क्या आते हैं। एक बार नोट करो, पहले रिकॉल करेंगे, फिर इसी का फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आइए देखते हैं ली चैटलियर्स लॉ क्या था। ली चैटलियर्स लॉ को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले वो बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम में हम कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस चीज़ का अपोज करने की कोशिश करता है। हाँ, बाहर से कोई आदमी आके कोई चीज़ में कुछ बिगाड़ देगा तो हम सही करने की कोशिश करेंगे ना, कि बैठे रहेंगे। आप अच्छी वाली इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रही थी, उसमें कोई आया और उसने कुछ बिगाड़ दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो वो सेटिंग करेगा अपने हिसाब से, वॉल्यूम बढ़ा दिया, सेटिंग करेगा अपने हिसाब से, टेम्परेचर बढ़ा, सेटिंग करेगा अपने हिसाब से। हाँ, हम भी करते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हमें ली चैटलियर्स लॉ में हमें ऐसे ही सोचना है। पहला इफेक्ट क्या था? कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। तुम एक साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट, तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, हीट का प्रोडक्शन होगा, हीट का प्रोडक्शन होने से वो क्या करेगा? हीट जिस डायरेक्शन में यूज़ हो रही है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ा दोगे, जगह कम बचेगी, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में कम मोल बनते हैं। कम मोल बनते हैं तो जगह ज़्यादा हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ा दोगे, भैया जगह ज़्यादा हो गई, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे ज़्यादा मोल आराम से आ सके। तो मोल जिस साइड बढ़ रहे हैं, डेल्टा एन पॉजिटिव जिस साइड बढ़ रहा है उस साइड ज़्यादा हो। इनर्ट गैस मिला दोगे
तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इतना सा बस आपको बात याद रखनी है लीच एटलीस्ट। क्लियर है? ओके, चलिए आ जाइए फटाफट से। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा फिजिकली सोचते हैं, तो स्पेशल पॉइंट लिखेंगे लीच एटलियर्स लॉ फिजिकल कंडीशंस पर भी अप्लाई होता है। फिजिकल कंडीशंस पर भी अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि प्रेशर बढ़ाने पर, जैसे कि प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो। जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो, जैसे कि जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो। एक मोटा मोटा मान लेते हैं, सॉलिड चीज़ें जो होती हैं वो लिक्विड की साइड बढ़ती हैं और लिक्विड्स चीज़ें जो होती हैं वो गैस की साइड बढ़ती है। मतलब वॉल्यूम कम हो, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस लिक्विड में जाने की कोशिश करेगी और लिक्विड सॉलिड में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? इसका एक्सेप्शन है आइस। अभी करके देख लेते हैं। एक्सेप्शन है आइस। आइस पे प्रेशर बढ़ा दें वाटर, तो अगर प्रेशर बढ़ा दें तो वैसे हमें प्रैक्टिस बताया आइस को दबाते हैं तो क्या होता है, H2O लिक्विड बढ़ेगा ना, H2O लिक्विड बढ़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ आइस, मतलब अगर आइस जम भी रही है लगातार वो घटेगा। आइस का मेल्टिंग पॉइंट मान लो कि वो 0 डिग्री पे सपोज हो तो -2 पे भी पिघल सकती है, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। और ये एक्सेप्शन है आइस का एग्जाम्पल। आइस का एग्जाम्पल एक्सेप्शन है। क्यों है एक्सेप्शन? क्योंकि आपको पता होगा कि आइस जो है पानी पे तैरती है, मतलब कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की कम है। एक कॉपी के माथे पे लिख लो ये बात। आइस पानी पे तैरती है, आइस पानी पे तैरती है क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है एंड वॉल्यूम वाटर से ज़्यादा होता है। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है एंड वॉल्यूम वाटर से ज़्यादा होता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आइस के अंदर एयर कैविटीज़ बन जाती हैं। आइस के अंदर एयर कैविटीज़ बन जाती हैं। और एग्जांपल देखते हैं। आइस वाला तो एक्सेप्शन था। और एग्जांपल देखते हैं।
लिक्विड से गैस की कोई भी रिएक्शन है या सॉलिड से लिक्विड की कोई भी रिएक्शन है, तो जनरली हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएंगी, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, जनरली फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन अच्छा प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस लिक्विड में जाने की कोशिश करेगी और लिक्विड सॉलिड में जाने की कोशिश करेगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन घट जाएगी दोनों में, और बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएंगी, और बैकवर्ड रिएक्शंस बढ़ जाएंगी। और क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, भैया ये चीज़ लिक्विड से गैस बनती है, बॉइलिंग पॉइंट पे बनती है। तो जब लिक्विड ज़्यादा बन रहा है, गैस कम बन रही है, इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ जाएगा। आप ये वाली रिएक्शन को देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पे चीज़ बॉयल हो जाए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। आपने प्रेशर बढ़ा रखा है, चीज़ को तुम गैस बनने ही नहीं दे रहे हो, तो गैस बन ही नहीं पाएगी, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इतने कम टेम्परेचर नहीं बनेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है। इसी का एप्लीकेशन क्या है, प्रेशर कुकर। भाई प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी कैसे कुक हो जाती हैं, ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी कैसे कुक हो जाती हैं। लिखेंगे कि भाई पानी बॉईल हो रहा होता है उसके अंदर, तो H2O लिक्विड से H2O गैस में जा रहा होता है। अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर कुकर में आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी, एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और सब्जियां हमारी जल्दी से कुक हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें, एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। छोटी सेटिंग डालें, एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब कोई भी लिक्विड में जब हम गैस को डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है। बहुत छोटे छोटे से कुछ प्रैक्टिकली हंसी मजाक की बातें हैं और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। चलिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कोई गैस है प्लस वाटर है और बन रहा है हमारा एक्वस सॉल्यूशन, कोई एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है। सपोज कि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है, तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा, भाई गैस अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि गैस कम होना चाहती है, होना चाहिए ना, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। सॉल्युबिलिटी बढ़ती है प्रेशर बढ़ाने पर। समझना, कौन सी रिएक्शन बढ़ेगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है इसका, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, ये सब इसके एग्जाम्पल। कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, चेक,
एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। हो गया नोट? बात समझ में आ रही है? सिंपल सा, कॉमन सेंस से सोचो, पढ़ाई की नज़र से मत सोचो। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने की, ना कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगला, डायमंड और ग्रेफाइट में कंपैरिजन करें कि ग्रेफाइट जो है और डायमंड, आप जानते हैं कार्बन डायमंड और कार्बन दोनों ही कार्बन के प्योर फॉर्म होते हैं। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? तो ग्रेफाइट ज़्यादा सॉलिड, डायमंड ज़्यादा हार्ड और सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो डायमंड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ग्रेफाइट की अमाउंट कम हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, ये हो जाएगा। सर अच्छा सर ऐसे हीरा बनाया जा सकता है? हाँ ऐसे हीरा बनाया जा सकता है, लेकिन हम नहीं बना सकते क्योंकि उसमें बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है, लॉन्ग टाइम तक की ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए तो क्वेश्चन नोट करेंगे। फेवरेबल कंडीशंस, क्वेश्चन हमारा फेवरेबल कंडीशंस फॉर रिएक्शन, फेवरेबल कंडीशंस फॉर रिएक्शन N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। इस रिएक्शन के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं? ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सेकंड है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, थर्ड है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, और फोर्थ है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बताइए क्या होंगी फेवरेबल कंडीशंस? चलो चलें, बताइए क्या आंसर होगा? सोचा आप लोगों ने? चलिए आपको याद होगा कि ये जो रिएक्शन आज भी आई थी इसमें कुछ हीट प्रोडक्शन होता है x किलो कैलोरी। तो मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन चले, तो अगर टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो यार हीट तो इसमें बनती है, मैं और इसको हीट दूंगा तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं इसको और हीट दूंगा तो ये बैकवर्ड चलने लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ती है। तो एंडोथर्मिक ये इस डायरेक्शन में है क्योंकि हीट यूज हो रही है, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो एक्सोथर्मिक है। तो और टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शंस बढ़ती हैं। तो हमें चाहिए लो टेम्परेचर, क्योंकि इसमें एनर्जी ऑलरेडी बन रही है, तो लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर ये दो ऑप्शन हमारे, ये दो तो कट हो गए हाई टेम्परेचर वाले। अब प्रेशर के हिसाब से सोचो, इधर 2 मोल है और इधर 4 मोल है, 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन के, इधर 4 मोल है। प्रेशर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में कम मोल हो। तो कम मोल 4 मोल से 1 मोल, इसका 3 है, 4 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कम मोल की डायरेक्शन की साइड जाती है, तो प्रेशर ज़्यादा। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये इसका सही आंसर हो जाए। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। फेवरेबल कंडीशंस फॉर रिएक्शन, फेवरेबल कंडीशंस फॉर रिएक्शन H2 रिवर्सिबल H + H
ऑप्शन नोट करेंगे बस। 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 atm प्रेशर, और चौथा ये तीसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 atm प्रेशर। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बताइए, तो सिंपल सा है। क्या करेंगे हम लोग, तो जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आपको पता है जब बॉन्ड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम अगर हीट के हिसाब से सोचें या प्रेशर के हिसाब से, मुझे ये नहीं पता कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो पहले मैं प्रेशर के हिसाब से सोचता हूँ। इस साइड 1 मोल है और इस साइड 2 मोल है, 1 मोल 1 मोल, ठीक है ना। मोल गैस के 2 मोल हो गए। देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इस साइड मेरे पास 2 मोल है, इस साइड 1 मोल है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कम मोल की साइड जाती है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सही बात है, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, इसलिए मुझे प्रेशर चाहिए कम, प्रेशर चाहिए कम। तो ज़्यादा प्रेशर वाले तो ऑप्शन तुम कट कर दो, ज़्यादा प्रेशर वाले ऑप्शन तो कट कर दो, ठीक है ना। क्लियर। अब आ जाओ टेम्परेचर। सर टेम्परेचर का क्या करें, तो ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो, तो एक बेसिकली एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको जो अधिकतर जगहों पे लगेगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जनरली एनर्जी निकलती है, और बॉन्ड ब्रेक होता है तो जनरली एनर्जी लगती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में जनरली एनर्जी निकलती है और बॉन्ड ब्रेक होता है तो जनरली एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो एनर्जी लग रही है, एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी चाहिए उसको, तो ज़्यादा टेम्परेचर दे दो। तो ज़्यादा टेम्परेचर इन दोनों में किसका है, इसका, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर है बेटा। तो कहने का मेरा मतलब ये है आप लोगों से कि ये जो क्लास आज हम लोगों ने ली है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हमने ली चैटेलियर्स लॉ को डिस्कस किया है। ली चैटेलियर्स लॉ से क्वेश्चन आएगा ऐसा लगभग कंफर्म है, और जो मैंने पढ़ाया है इसी में से आएगा, इसी टाइप की वैरायटी का क्वेश्चन आएगा। थोड़ा डिज़ाइन वगैरह हो सकता है वो चेंज कर दे, बाकी यही पॉसिबिलिटी है। तो आपको करना क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर एक तरीके से एंड हो गया है। आपको अपने मॉड्यूल को खोलना है, और मॉड्यूल में हमने जो क्वेश्चन दिए हैं आपको वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। साथ में नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जो कराए गए हैं वो भी आपको करने हैं। समझ रहे ना बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से मॉड्यूल को लगाएं। इस चैप्टर के प्रीवियस जो हमारे 3 लेक्चर्स लग चुके हैं उन लेक्चर्स को भी जरूर लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अच्छे से जाके इसको रिवाइज करना है, एक नहीं 2 बार करना है, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें 1.5 से 2 घंटे का कंटेंट 1-1.25 घंटे में ही हो जाता है, समझे। तो उसको शांति से बैठ के पढ़ने से जो चीज़ें दिमाग में सेव होती हैं वो कभी और नहीं होती है, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ना है, नोट करना है, और क्वेश्चन जरूर लगाना है, ठीक है बेटा। चलिए जय श्री कृष्णा।